सबसे पहला समय का प्रबंधन। जिस व्यक्ति ने समय का प्रबंधन कर लिया, निश्चित ही उसे सफलता मिलेगा ही। अगर समय का प्रबंधन नहीं कर पाता, चाहे अगर समय का प्रबंधन नहीं कर पाया, तो उसे सफलता मिलना मुश्किल है। समय पर अगर निर्णय ले लिया, समय से वो कार्य कर लिया, तो सफलता मिलेगा। दूसरा लक्ष्य, अगर लक्ष्य आपने बना दिया तो निश्चित है फिर उसके आसपास आप प्रयास करेंगे पहुंचने का। अगर लक्ष्य आधारित खेती नहीं करते तो निश्चित है फिर वो लक्ष्य है ना किसकी पूर्ति करें, फिर तो जो मिलना है या जो मिल गया फिर तो यही संतोष करते हैं हमारे किसान भाई, ऊपर वाले को इतना ही देना था। इसलिए एक लक्ष्य आधारित खेती करें। जिस दिन आपने लक्ष्य आधारित खेती करना शुरू कर दिया किसी भी फसल का, आपकी प्लानिंग बोने से पहले हो जाएगा, पूरी प्लान हो जाएगी। कौन सी किस्म लगाना है, कब आपको बुआई करना है, कौन सी बुआई की विधि पर अपनानी है, क्या क्या हमको डालना है और कब हमें मिट्टी चढ़ाना, कब उर्वरक डालना, कब इसकी बधाई करना, सारी प्लानिंग पहले ही करना पड़ेगा। अगर लक्ष्य आपका नहीं है फिर तो चाहे उसमें कीट आ जाए, चाहे रोग आ जाए, जब सूख जाएगा पौधा तब दिखाएंगे केजीएम साहब देखिए हमारा गन्ना सूखने लगा, डिप्टी साहब तो गन्ना सूख गया। अगर आपको सामान्य पौधे इससे अलग दिखते हैं, सामान्य पौधे, आपको तुरंत चिंता होगी कि इसमें कुछ दिक्कत है और हमारा लक्ष्य प्रभावित हो सकता है। निश्चित असेंबली नंबर दिया, आप फोटो खींच कर उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिप्टी साहब हैं, चीनी के अधिकारी हैं, तो आप उसका समय से उपाय अपनाकर उससे होने वाले नुकसान को बता सकते हैं। इसलिए एक समय का प्रबंधन, दूसरा लक्ष्य आधारित खेती, तीसरा जो डॉक्टर साहब ने बताया बीज और गन्ने की किस्में, और सबसे महत्वपूर्ण है गन्ना पोषण प्रबंधन। अगर आपने गन्ने का पोषण प्रबंधन नहीं किया, ये चीजें तो है तब आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। अगर संतुलित मात्रा में आपने उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया, निश्चित है कीट रोग का बढ़ सकता आ सकता। इसीलिए हमें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भी करने की आवश्यकता है, तभी अच्छा उत्पादन या मिलेगा। एक उत्पादन के साथ साथ हमें गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी चाहिए। अगर गुणवत्ता नहीं है तो उसमें बाजार का मूल्य नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें मुख्य ऐसी हैं जिनको आप उत्पादन के साथ साथ ध्यान रखेंगे, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग गन्ने की खेती के ऊपर। सबसे पहले मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करने की है। जैसे सपोज करिए आपने दो व्यक्ति खेती के कार्य के लिए लगाया, एक अस्वस्थ है और एक स्वस्थ है। क्या अस्वस्थ व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता? नहीं कर पाएगा, ज्यादा भी नहीं कर पाएगा। अगर स्वस्थ व्यक्ति जैसा कार्य करेगा, जितना कर लेगा, उतना अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसके प्रकार से मिट्टी का भी है। अगर अस्वस्थ मिट्टी है ना, वो उत्पादन देने की क्षमता और गुणवत्ता युक्त उत्पादन नहीं दे सकती। अगर स्वस्थ मिट्टी है तो दोनों तरह का उत्पादन मिलेगा। उसके लिए कोशिश ये करने की आवश्यकता है कि हम किसी भी रूप में कार्बनिक पदार्थ उसमें बढ़ाएं, कम न होने पाए। कोशिश ये करें 0.6 से नीचे कार्बनिक पदार्थ ले, इससे ज्यादा रहे, वही आपके उत्पादन के लिए अच्छा होगा। जब गन्ना बोने के लिए आप खून जब तक ट्रेंड से गन्ना लगाते हैं रेजर से, तो आप तो गहरी जुताई नहीं कर पाते। देखिए जब रेजर से खून बनाएंगे फिर आपने कितना गहरा जुताई किया, परंतु खून बनाते समय नीचे कड़ी मिट्टी आती है, तो वो गन्ने के उत्पादन के लिए बात है। क्योंकि आपने ऐसी स्थिति पर गन्ने के टुकड़े की बुआई किया है, उसके नीचे हार्ड लेयर है, और गन्ना गिरने से बचाने के लिए भी गहरी जुताई करने की आवश्यकता है। एक ये ध्यान देना। दूसरी चीज रोगों की समस्या आ गई। जैसे आप लोगों के पास इनको 0-238 करना, कितने किसान भाइयों के पास है? हाथ खड़ा करें थोड़ा, कम लोगों के पास है 0-238 करना। पेड़ है, पौधा नहीं है किसी के पास। एनपीके कितने साल हो गए आपको एनपीके प्रयोग करते हुए? अच्छा, सबसे पहले कंपनी ने आपके गांव में भेजा बनती ट्रक को, ऐसा नहीं है। जब से आपको यहाँ मिलने लगा होगा तब से डालते। पहली चीज, गेहूं का उत्पादन लेते हैं आप, क्या उसमें भी एनपीके डालते हैं? अगर धान लगाया आप लोगों ने एनपीके, तो हर एक फसल की दवा की एनपीके होगी। आपकी मिट्टी की हालत क्या है पता? जैसे आपका कुछ प्रिय व्यंजन है, अगर आपको दे दें तो हो सकता है आप कुछ ज्यादा ले लें, होगा। अगर लगातार उसको देते रहे आपको अप्रिय हो जाएगा। एक समय उसी को कह देंगे प्रिय भोजन से बंद करो, चटनी से खा लो, वो हालत आपने मिट्टी की कर दी। आपको डेली एक सब्जी दिया जाए और आप उससे चपाती खाएं, आप
कई दिन नहीं खा सकते। बदल कर क्यों खाते हैं मुरा, जबकि तक उसमें भी मिलता, इसलिए कि बदलाव चाहते हैं। ऐसा ही मिट्टी है, गन्ने के लिए आप लोग इस बार चेंज कर दो, एक चीज में करके देखिए, आप फास्फोरस की पूर्ति एनपीके से न करें, सिंगल सुपर फास्फेट से करिए। सिंगल सुपर फास्फेट से जब आप फास्फोरस की पूर्ति करेंगे, दो तत्व ऐसे मिलेंगे जो कैल्शियम और सल्फर से अलग से देने की जरूरत नहीं होगी। परंतु अब मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया उसकी स्थिति के लिए हो जाएगी कितनी मात्रा हम देते हैं। परंतु सामान्य दशा के लिए आप 200 किलोग्राम, कितनी 200 किलोग्राम एक एकड़ में बुआई के समय दे सकते हैं। 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें एक बैग यूरिया मिला लें, एक आता म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP 40 किलो प्रति एकड़ वो मिला ले। ये देखिए कस्टमाइज फर्टिलाइजर गन्ने का बन गया। ये आपने अगर बुआई के समय दे दिया, ये उससे सस्ता भी है और एक ऐसा टोनिक या ऐसा वो बन जाएगा बूस्टर टाइप की डोज, जो गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगी। 3 उर्वरक से 5 तत्व मिलेगा, यूरिया से नाइट्रोजन, सिंगल सुपर फास्फेट से देखिए फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर। देखिए कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है हम और आप में भी। अगर कैल्शियम की कमी हम और आप में होगी तो हड्डियां कमजोर होंगी, और इसीलिए देखिए बच्चा अगर पैर से भी गिर जाए ना, फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे हल्का ही हो। अगर कोई व्यक्ति बाइक से जाके रगड़ गया, गिर गया ना बाइक से, उसमें फ्रैक्चर निकलता, क्यों? हड्डियां बहुत कमजोर है। हम फसलों में जब कैल्शियम नहीं देंगे तो आएगा कहाँ से? इसलिए अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है, बिना जानकारी के भी उस फसल को कैल्शियम मिलेगा। अगर आप NPK या DAP देते, इसमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा जब अलग से मिलेगा? इसलिए ऐसे उर्वरक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। और उर्वरक अगर आप बदलते रहे तो ज्यादा बढ़िया है। आप 3-4 साल आपने इसे ना, फिर आप DAP से करते उसका ही मिक्सचर बना या फिर NPK, तो वो ज्यादा लाभकारी होगा। ये तो ही मैंने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट के साथ ये देने की जरूरत, और इसमें 10 किलोग्राम आप सागरिका और मिला लें। सागरिका आपकी गन्ना समिति से दानेदार मिल जाता है। ये तो लिक्विड वाला है। अगर आप बुआई के समय नहीं दे पाए तो इसका भी बता देंगे, जब गन्ने में ब्याज की अवस्था होती है उस समय इसको ले लें, और एक ये बोतल ले लें नैनो, आधा लीटर ये बोलते हैं 1 एकड़ के लिए, और आधा ही लीटर सागरिका। ये करीब आप 300 लीटर पानी में घोलें। एक आता 05234, उसमें 52% फास्फोरस है और 34% पोटाश, जलविले उर्वरक है ये भी। अगर इसका 300 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर देते हैं, एक तो ब्याज बढ़ेगा, फास्ट ग्रोथ ले लेगा, क्योंकि जैव उत्पाद है सागरिका, ये उसकी ग्रोथ भी फास्ट कर देगा। दूसरा इससे 20-25 दिन बाद, तीसरा फिर उसके 20-25 दिन बाद। इस प्रकार से अगर आप इनका प्रयोग कर लेते हैं, फिर अलग से कोई तत्व देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आपका टारगेट अगर ये कि 100 कुंटल बीघा से भी ऊपर जाना, फिर आपको आगे का भी सोचना पड़ेगा। जैसे कुछ सूक्ष्म तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, फेरस, सिलिकॉन, कॉपर, इस प्रकार के तत्व हैं। इनकी देखिए मात्रा तो थोड़ी थोड़ी आवश्यकता। जैसे आप लोगों ने देखा सब्जी बनाते हैं गृहिणी, अगर नमक डालना भूल जाए तो कितने लोग खाते हैं? एक चीज में छोटा सा आइटम उन्हें सारा रोल गड़बड़ा दिया। अगर मिर्चा ही तेज हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। इसी प्रकार से उनका एक बहुत ही एक संतुलन में ही उनका मिक्सचर बनाया जाता, जो बाजार में भी उपलब्ध है। हो सकता है आपकी चीनी मिल भी उपलब्ध कराती हो सूक्ष्म तत्वों का मिक्सचर। 5 से 6 किलो प्रति एकड़ अगर आप दे देते हैं तो वो क्या है फसल में, ये देखिए कीट और रोग के प्रति रोधक क्षमता तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, परंतु जो मुख्य पोषक तत्व है उन्हें ज्यादा ग्रहण कराएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मुख्य पोषक तत्व को पौधा लेगा तो फसल स्वस्थ होगी या नहीं होगी। अगर हेल्थी क्रॉप है तो उसमें कीट रोग का भी आसन नहीं होगा। जैसे आप देखेंगे मौसम चेंज होगा अक्टूबर में, अगर कमजोर व्यक्ति है इस मौसम में जकड़ जाएगा, अगर स्वस्थ है वो अपने उसमें ढाल लेता है। ऐसे अगर कमजोर फसल है उसमें कीट रोग का मौसम बनते ही उसकी गिरफ्त में आ जाती है। इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक तो बुआई के समय हमने जो मात्रा इसका प्रयोग कर ले, दूसरा
एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो आप बाद में देते हैं वो भी ये नहीं कि एक तत्व की ही अधिकतम मात्रा दे दें, जितनी जरूरत है उतना ही दें, तो ज्यादा बढ़ जाए और समय का ही दीजिएगा। 40 किलो जो सूक्ष्म तत्वों का मिक्सचर है वो 5 से 6 किलोग्राम देने की जरूरत है। ये तो बुआई के समय की बात है, परंतु एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है, जब गन्ने में प्याज की अवस्था हो या तो इसका स्प्रे करें, अगर आपने बुआई के समय सारी ज्यादा प्रयोग नहीं किया तो फिर आपको करना पड़ेगा कि यूरिया ही 40 से 45 किलो प्रति एकड़ दे दें पहली मात्रा। परंतु ये ध्यान रखें कि नैनो का हम प्रयोग करते हैं उसमें फसल की ज्यादा से ज्यादा वानस्पतिक वृद्धि को ज्यादा पोलियर होना चाहिए। अगर ये जमीन पर गिरेगा तो ये पौधे को नहीं मिलेगा, अगर ये पत्तियों पर ही जाएगा तभी पौधा इसको ग्रहण करेगा। जमीन से गया बेकार है। इन्हें जब ब्यात हो जाए उस समय ध्यान रखें कि पत्तियों पर ही स्प्रे रहे, क्योंकि कुछ किसान भाई यहाँ पर भी 4-4.5 फुट पे गन्ने की बुआई करते हैं। जो बीच का खाली स्थान है उसमें देने की कोई जरूरत नहीं है, वहां देंगे तो खरपतवार ही लेगा और उसका विरोध होगा। आपको खरपतवार को बढ़ाना नहीं है, आपको तो गन्ने का उत्पादन लेना है। ये तो रही गन्ने में पोषण प्रबंधन की बात। एक चीज का और ध्यान रखें कि जब आप कुछ किसान भाई इसका प्रयोग कम करते हैं वो यूरिया ही डालते हैं। देखिए यूरिया जो आप डालेंगे लास्ट डोज में जून के लास्ट में बरसात से पहले डालते हैं, 1 बैग 50 एकड़ डालते हैं, उसमें 20 से 25 किलो पोटास मिला रहे हैं उस समय, और गन्ने की लाइनों पर डालकर मिट्टी का चढ़वाते हैं। ये काम करने की आवश्यकता है। हमारे किसान भाई जो ज्यादातर आज भी यूरिया डालने का तरीका उनका ठीक नहीं। आप लोग किस प्रकार से डालते करते हैं, कोई एक व्यक्ति बता कैसे देते करने ऐसे बखेरते। देखिए आप पूरी एक लाइन से दूसरी लाइन की अगर 4 फीट रखते हैं या 3 फीट रखते हैं तो ये बीच में यूरिया जाएगा। इसका क्या मतलब, घासे तो ये तो आज से 20 साल पहले करते थे, अब तो चेंज कर दीजिएगा। आप लाइनों से यूरिया का छिड़काव करें, लाइनों पे दे, वही तो उसमें काम आएगा। अगर ऐसे छिड़केंगे तो ये कोई मतलब का नहीं, आपका ज्यादा ज्यादा वेस्ट जा रहा है। वैसे भी अगर लाइनों पे आपने किया है, समय को देखकर ध्यान रख के प्रयोग किया, तब भी मुश्किल से 25 से 30% काम आता। अगर आप ऐसे ही डालते हैं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, तो ये तो कितना 20% भी काम नहीं आएगा करने की चलते। ये बीज देंगे, उड़ जाएगी नाइट्रोजन और नीचे जाएगी। ठीक है, इसलिए हमको ये ध्यान रखना जिससे पौधा ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज करे और वो वापसी करने के रूप में आपको दे। ठीक है, हमेशा अगर ये काम भी आपने सीख लिया यहाँ आकर कि आपको ऐसे नहीं बखेरना, लाइन से देना, तब भी आपका आना यहाँ सार्थक हो जाएगा। ये तो आज से 20 साल पहले देते थे, और सुबह के समय कभी यूरिया न दीजिए, जब हल्का मौसम हो उस समय ही आपने ज्यादा करें। ये तो हुई गन्ने में पोषण प्रबंधन की बात। फिर इसके बाद मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करें, इससे तो कोशिश करें अगर फसल की बढ़वाट ठीक ठाक है तो उसकी बधाई अवश्य करते हैं। वरना लास्ट ईयर भी आपने देखा था अक्टूबर के लास्ट में बारिश के साथ तूफान आया, उस समय गन्ना क्या पेड़ तक गिर गए। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए पहले से ही हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये चीजें तो आपको मैंने ऐसे गन्ना पोषण प्रबंधन के विषय में बताई, परंतु जो सर्वकालीन गन्ना बुआई का समय है वो समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर है। परंतु बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं वो अक्टूबर के लास्ट तक उनका धान कटा, वो नवंबर में बुआई करते हैं, अक्टूबर से नहीं करते, वो अक्टूबर से नहीं है। उसके लिए ऐसे जुगाड़ है, विकल्प है। हमारे डिप्टी साहब ने महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करा रखा, वो एक आपकी पोस्ट तैयार करते हैं, या तो उनके द्वारा पोस्ट ले लिया, वो 1 महीना पहले की आपको पोस्ट मिलेगी, तो आपका गन्ने का फसल 1 महीना पहला हो जाएगा। या अपने ही खेत पर आप एक आंख की नर्सरी डालते हैं एसटीपी विधि से, या पूरे ट्रे में आप आंख जमा लें, तब भी आपका 1 महीना पहले का गन्ना हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। और जो टाइम का गन्ना होगा तो उसका उत्पादन अच्छा मिलेगा। वरना आप लोगों में से ऐसे भी किसान भाई हैं जो गेहूं की बुआई नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी करते हैं, उसका उत्पादन जो दिसंबर के लास्ट में बोते हैं उसका उत्पादन, जो जनवरी में भी किसान भाई गन्ने का बुआई करते हैं। परंतु लागत देंगे, लागत कोई सी कम नहीं होती, लागत नवंबर
दो लेट होके, तब ये खाद ज्यादा डाल दो, परंतु उत्पादन आधा हो जाता। समय का इतना अंतर होता, इसलिए आप उस समय गन्ना ना बोए, कोई ऐसी मजदूर या कोई ऐसी चीज, देसी मटर डाल दो, वो 2.5 महीने में आपका 2.5-3 महीने का होगा, उसको पलट दो, फिर एक फसल ढंग की ले लो, एक इधर अक्टूबर में आके गन्ना बोलो, वो ज्यादा बढ़िया। एक तो उसे ब्लैक मिलेगा गन्ने से, वरना कीट रोग इसीलिए तो नहीं हट रहे, बराबर उसको गन्ना ही गन्ना मिलता है। इन्हें ब्लैक भी देना। और जिन खेतों में लाक्षण रोग जैसी समस्या है या आ गई है, तो उसमें आपको 1 साल गैप देने की आवश्यकता, तभी उसको आप तोड़ सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि लाक्षण रोग की कोई पैटर्न या कोई दवा नहीं है जो उसको डालते हैं आप कंट्रोल कर लें। है क्या? अब क्या पहले से नहीं है, कहीं नहीं है, ये फंगस अपने को तोड़ लेता, बदल लेता, चेंज कर लेता। जो ये फफूंद है, ये CF13 जैसे कोरोना 2 साल में चला, वायरस अपने को चेंज कर लेगा, तो वरना दवा बन गया होता। ऐसे ही ये फफूंद अपने को चेंज कर लेता। CF13 है, ये सबसे हैवी स्ट्रेन है, इसी को अब लगाया कर देखा जाता। जो भी गन्ने की इसमें आ रही है उनमें भी इसी को लगा कर देखा जा रहा। अगर हिल लिया, सूखता नहीं गन्ना, तो फिर उसकी वृद्धि रोधक क्षमता उसमें। ये चीजें ध्यान अगर रख लें तो ज्यादा था। देखिए शरतकालीन गन्ने में बुआई के लिए आप 4-5 किस्में ऐसी हैं जिनका चयन कर सकते हैं। एक तो आप देख रहे हैं COL के 14 आप लोग के क्षेत्र में काफी गन्ना इसे लगा सकते हैं। जो बुआई करें उसमें कोशिश ये करें छोटी कोली वाली प्रजाति हो। इधर आप 13-235 या 14-201 इन प्रजातियों को रखें, ज्यादा बढ़िया है। दूसरा कोशिश ये करें, अभी तो इस प्रजातियों का बीज बहुत कम है, सिंगल बर्ड का लगाएं, एक का टुकड़ा, तो आपका 1 एकड़ में मुश्किल से 8 कुंटल बीज लगे। और वैसे आप देखें कम से कम 25 कुंटल बीज 1 एकड़ में डालते होंगे। 25 कुंटल बीज अगर आप 38 का भी डाल रहे हैं, तो वो भी 400 रुपए कुंटल से कम नहीं होगा। वो 25 कुंटल बीज कितने का होता? 10,000 का हो गया। 10,000 रुपए आप बीज पे इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई दूसरी फसल ऐसी नहीं है जो 10,000 रुपए बीज के ऊपर खर्च कर, परंतु वो 25 कुंटल का पैसा आपके लिए महंगा नहीं है, क्यों? घर का ही है ना, इधर से काटा इधर बुआई कर दिया। अगर आपको ये लेना पड़ जाए, किसी और से पैसा देना पड़े, तब कितना महंगा, 10,000 का तो बीज ही पड़ गया 1 एकड़। परंतु आपके लिए महंगा इसलिए लगता है, इधर से काटा इधर बुआई कर दिया, इधर से घर की मुर्गी तरह। देखिए बीज इतने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक तो बीज से ही आप बचत करिएगा, और जो आपने बचत किए कि आपका खर्चा भी कम हो और उत्पादन ज्यादा मिले, वही ज्यादा। और गोष्ठी का, डिप्टी साहब का, चीनी मिल का भी उद्देश्य यही है कि आपकी लागत भी बढ़नी चाहिए और उत्पादन अच्छा हो, ऐसी टेक्निक अपना। एक तो आपको यही ध्यान देना कि आप लोग बीज इतना डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी आप बढ़ा दो, या तो 10 फीट नीचे करके बुआई करिएगा। बीच में जो आपका 3.5 फीट बचता है, उसमें कोई भी सब रहने वाली है। देखिए हर एक व्यक्ति को तिलहन की जरूरत है। तिलहन आप बाजार से लेते हैं, पता नहीं क्या है मिला क्या, आपके घर का होगा ना, सबसे शुद्ध होगा, सबसे अच्छा होगा, कोई समस्या शरीर पे भी नहीं आएगी। हर एक तिलहन दलहन की आवश्यकता आपके क्षेत्र में अगर दलहन हो, देखिए 2 लाइन के बीच में ट्रेन से आपने गन्ना लगा दिया, मसूर ले सकते, 4 लाइन मसूर की डालते हैं। या तिलहन लेना चाहते हैं, 2 लाइन, आधा फीट इधर से हटाए इस लाइन से और आधा फीट इस लाइन से, लाइन और वही ना 2 लाइन तिलहन की ले सकते हैं, जैसे तोरिया है या फिर सरसों। पर आप इस चयन करने में ध्यान रखिए, ज्यादा बढ़ने वाली नहीं होती है, फैलने वाली नहीं होती है। पीली सरसों ले सकते हैं जिसकी फली बिल्कुल सीधी होती है, वो गन्ने की फसल को प्रोवाइड नहीं करे, ठीक है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, सबको खुराक सैंपल की दे दें, गन्ने की खुराक गन्ने को दे दें। कुछ किसान भाई ये सोचते हैं गन्ने की खुराक में मिल जाएगा सैंपल, उससे अच्छा उत्पादन नहीं। ये तो ऐसी बात है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा शादी पार्टी में जाते हैं और 2 मित्र है, देखा प्लेटें खत्म होगी, तो कहते हैं एक ही प्लेट में खा लो, खाते हैं। तो रात को अलग ही चाहिए, जितनी उससे उसकी भूख शांत,
बशर्ते बर्तन एक है, खेत एक है, एक ही खेत में एक ही समय में एक ही सिंचाई से हम दो फसल का एक साथ उत्पादन करते हैं, बशर्ते उन दोनों की खुराक देने की आवश्यकता। इस चीज को ध्यान में रखकर आप खेती करें। दूसरा एक चीजों का ध्यान अवश्य रखने की आवश्यकता है, डॉक्टर ने बहुत जोर दिया बीज के ऊपर। अगर आप सिंगिल बट नहीं रखते तो आपका टुकड़ा दो हाथ से ज्यादा टुकड़ा तो आप भी बुआई के लिए प्रयुक्त न करें। अगर आपने 3 आंख का टुकड़ा बना दिया 1/3 जमा होगा, 4 आंख का टुकड़ा बन गया तो आप हमें 25 से 30% जमा हो पाएगा। बहुत से किसान भाई तो कुछ क्षेत्रों में साबुत गन्ना डालते हैं तब उसकी कटाई करें, ऐसा नहीं करना और ऐसा आपके यहाँ होता भी नहीं है। और आपके जनपद का उदाहरण दिया जाता है सभी जगह, ऐसा नहीं करना। अगर आपने ऐसा लेकर डाल दिया बाद में उसकी कटाई करते हैं उनमें, अगर उसमें रोगी गन्ना है उसे आप हटा नहीं सकते, अगर उसमें कोई बोरा लगा हुआ उसे हटा नहीं सकते, जैसा आपने बोया फिर ऐसा ही आपको मिलेगा और हो सकता है वो फैला दे रोग। इसलिए अगर आपने एक साइड में टुकड़ा बना लिए 2 आंख के, उसमें अगर ऐसे टुकड़े आते हैं उसे आप निकाल सकते हैं। जब निकालते तो आपने वहीं पर काफी हद तक ऐसे कीटों का रोग का रोक लिया। तो इसलिए आपसे आगे आप ऐसे करना मत भूलिएगा। हमारे किसान को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि जब गन्ने की बुआई करते हैं उससे समय कम होता है, क्योंकि समय ये कहते हैं जितना जल्दी बुझे दूर जाए, जल्दी बची रहती है, क्योंकि 2 साल के लिए आप फसल बोले। अब गेहूं धान की बुआई करते हैं उसके 4-5 महीने की, उसे बढ़िया तरीके से खेत तैयार होगा, बढ़िया ढंग से बुआई होगी और 4-5 महीने की फसल है। अब गन्ने की 2 साल की तो है, पौधा पेड़ी ले रहे। मेरा आप लोगों को सुझाव है, अगर आपके 2 घंटे 4 घंटे भी फालतू लगे आप लगाइए, बीज के चयन पे ध्यान दें, उसे उपचारित कर लें, भूमि को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा डालें, क्योंकि आप 2 साल उत्पादन लेंगे। अगर आपने ये चीजें ध्यान नहीं दी ना फिर 2 साल उत्पादन आपको बढ़ाने के लिए 2 साल का डॉक्टर 5-6 साल भी देखिए अभी बता रहे हैं जिसका आपको बहुत अनुभव है, क्योंकि सीतापुर में आपने बहुत काम किया, 4-4 साल 5-5 साल भी आप उससे लाभ लेते हैं। इन्हीं के क्षेत्र में छठी पेड़ी है। देखिए अभी बताएंगे आप देख भी सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोग सुझाव है जब गन्ने की बुआई करें ना, एक तो खेत की तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अवश्य हो, संतुलित मात्रा में उर्वरक और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी, समय से गन्ना बोते तो आप 4 फीट से कम मत। आप लोग कौन सी विधि अपनाते हैं गन्ना बुआई के समय? सिंगल लाइन की या डबल रो? 2 रो ट्रेन से बोलते होंगे गन्ना, ज्यादातर टेंट हो जाता है। आप हमारे कहने से जो आपकी टेक्निक है उससे आप गन्ने की बुआई करते हैं, उसी खेत में आप हमारे कहने से कर लीजिएगा। जो आपका रेचर है ना उसे 2 फीट पे तो बांध सकते हैं और 2 से कम पे होगा नहीं, बेशक आप 1 फीट कह रहे हैं, 2-2.25 ऐसे, ठीक है। आपने 2 लाइन खोला, 1 लाइन छोड़ो, 2 की बुआई करने पर 1 खाली छोड़िएगा, फिर 2 की बुआई करिए 1 खाली छोड़िए। देखिए इससे आप मैक्सिमम उत्पादन ले सकते हैं। 4-2 हाँ 4-2 देखिए मैक्सिमम उत्पादन ले सकते हैं। 2 लाइनों के बाद 4 फीट की जगह आएगी। देखिए सूर्य का प्रकाश जमीन तक है, जब जहाँ तक धूप जाएगा वहाँ फफूंद नहीं उगेगा, कीड़ों को छिपने के लिए स्थान नहीं मिलेगा और दोनों साइडों से ऊपर से नीचे तक की पत्ते को सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय मिलेगा। अब पेड़ पौधों में भोजन कौन बनाता? पत्तियां बनाती है सूर्य के प्रकाश की ऊपर के लिए। जब वो प्रकाश ज्यादा मिलेगा, ज्यादा भोजन बनाएगी तो उसका वृद्धि विकास ज्यादा होगा। इसलिए आपका गन्ने का बीज कम से कम 5-6 क्विंटल बचेगा, 1 एकड़ बचेगा या नहीं? तो आपने पहले स्टेप पे ही बचत कर ली। अगर 5 क्विंटल बीज आपने बचा लिया, कम से कम 2000 रुपये बचा ले। और गन्ने का उत्पादन गारंटी लेते हैं, जो आप लेते हैं उससे ज्यादा मिलेगा। दूसरा क्या काम कर रहा है, ज्यादातर हमारे किसान भाई एक काम करते हैं, जब जिस खेत में गन्ना बोते हैं उसमें सबसे पहली लाइन मैट के किनारे लाते हैं। आपके यहाँ तो नहीं है, मैट के किनारे जो लाते लाइन सबसे पहले। और अगर इसमें 1 साल बाद गन्ना है, 2 साल बाद गन्ना फिर बोना है, फिर कहाँ लाते?
फिर प्रक्रिया बदल जाता है। नहीं, गन्ना हमेशा पूरा पश्चिम होइए, उत्तर दक्षिण गन्ना नहीं होना, क्योंकि जितनी भी हवा चलती है पूरा पश्चिम चलती है। अगर उत्तर दक्षिण को हो जाए गन्ना बचेगा नहीं, गिरेगा, उत्पादन भी बढ़िया नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य का विस्तार जब पूरा पश्चिम होगी तो नीचे तक चला जाता है। दूसरा, आप जब गन्ना बोए ना उस प्लाट में मैट से नहीं लाइन निकालना, मैट से 1.5 फीट हटाकर लाइन निकालेगा। तो ये देखिए आपने खेत बदल दिया, क्योंकि वो लाइन वहां पर आएगी जहां आपने गन्ने का उत्पादन लिया ही नहीं है, खाली जगह में गन्ने की लाइन आएगी। अगर ऐसा नहीं कर दिया ना आपने, 10 से 15% उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। फिर जब गन्ना बोने का नंबर है पहली लाइन का आ जाए जहाँ मैट के किनारे। अगर ये भी चीज आप कर लेते हैं लाइनों की जगह, इससे भी आपका गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर करते क्यों नहीं आप लोग? जानते सब है आप, करते क्यों नहीं? आपके यहाँ समस्या नहीं है। कुछ क्षेत्र में तो ये कहते हैं किसान भाई अगर 1 फीट छोड़ दिया पड़ोसी की मैट नहीं है। आप लाइन जब निकाले ना, डायरेक्ट निकाले उस मैट से उठकर। हमारे किसान भाई ये करते हैं मैट के किनारे में फिर पैसे बोलते हैं, ऐसे मत करना। होने का तो उससे दिक्कत आई, गन्ना गिरेगा। ठीक है, ये चीजें कुछ हमने आप लोग को बताई। इस समय देखिएगा आप लोग के पास जो 15-023 गन्ना है या फिर 13-235 है, कहीं कहीं पर हो सकता है बेधक की समस्या आ रही है। तो ऐसे में आप ट्राइगो कार्ड का प्रयोग कर लें, ज्यादा महंगा नहीं ट्राइगो कार्ड। गन्ना 100 पैसे से 50 रुपए का एक कार्ड मिलता है। एक कार्ड 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। उसके आप 6, 7, 8 टुकड़े काटने कह दीजिए, 8-10 जगह 1 एकड़ में लगा। 15 दिन बाद फिर लगा गया। तो जो बेधक कीट है ना, उनके अंडों को ये इसका कीट जो उठे वो खत्म करता है। ऐसे रसायन की जगह आप इन चीजों का प्रयोग करें, वरना इतनी बड़ी फसल में आप किसी कीटनाशक का प्रयोग अगर करते बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। हमें उस पर भी ध्यान देना है। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ कीटनाशकों का भी अनावश्यक प्रयोग न करें। अगर जरूरत है तभी आप करिएगा, वरना आप ऐसे बायो एजेंटों का प्रयोग करते हैं वो ज्यादा लाभकारी है। जो अनाथ हो तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या कीटनाशकों का प्रयोग करें, ये सब दें। इसलिए हमें इनसे भी बचना है। कोशिश ये करें इनका कम से कम प्रयोग हो और हमारी फसल एक गुणवत्ता युक्त हो जाए। ये तभी दिक्कत है जब हम असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं या समय से हम कार्य नहीं करते, तब दिक्कत आती है। इसलिए मेरा आप लोगों को सुझाव है ऐसी चीजों से भी बचने के लिए, वरना कोई परिवार ऐसा होगा जिसकी आय का हिस्सा 25 से 30% डॉक्टरों के नहीं जा रहा। इतनी बीमारियां हैं, ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनका लोकल के डॉक्टरों को भी नहीं पता चल पाता, फिर कहीं अच्छे शहरों में जाना पड़ता। ठीक है, इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो किसान भाई 4 एकड़ गन्ना रखता है, 1 एकड़ शरद काल में अवश्य रखें और उसके साथ में 6 फसली खेती करके, चाहे तिलहन का उत्पादन ले गन्ने का, चाहे दलहन का। अगर आलू का क्षेत्र नहीं है आपका, वरना आलू और गन्ने का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आलू का भी उत्पादन ज्यादा मिलता तो गन्ने का भी उत्पादन उससे बढ़ जाता है। और ये भी देखा होगा आपने, आलू का जो वानस्पतिक भाग है सबसे पहले सड़ता, उसे खेत में आपने काट के डाल दिया, जो उसमें सड़ेगा तो कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, तो गन्ने के उत्पादन को भी बढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसी चीजों का अगर प्रयोग करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है। और अक्टूबर स्विंग में अगर आप चाहते हैं कोई नया बीज, नई प्रजाति का बीज, अगर ज्यादा नहीं, चाहे आपको 1 कुंटल मिले वो मिल जाएगा। अगर आप फरवरी मार्च में चाहें, 80% से ज्यादा किसान भाई उधर ही गन्ने की बुआई करते हैं, मिलना मुश्किल है। इस समय स्प्रिंग की अपेक्षा लेवल भी मिलना आसान है। दूसरा आप देखें, इस समय के गन्ने का उत्पादन लगभग 20 से 25% भी ज्यादा मिलता है। इस समय के गन्ने में बसंत काल की अपेक्षा कीट रोग का आपका कीट नगण्य होता है। और इस समय के आप लोगों ने देखा होगा अर्ली सूट बोरर इस समय के गन्ने में दिया था। अर्ली सूट बोरर या तो रेडरूट में दिखाई देगा या फिर जो आपने फरवरी मार्च की गन्ना बोया है। इस समय के क्योंकि पोरी बन जाएगी उस समय तक, जब पोरी बनेगी तो उस कीट के बदकीने से काट दे। 2 पोरर आ सकता है, उसके लिए आप लोग पोरर नहीं आते, ऐसी चीजें अपनाते हैं।
इसलिए मेरा इस समय के करने ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि हमको दूसरी ऐसी फसलें जो हमारी जरूरत पर है उनकी भी पूर्ति हो जाती है। जो आपने सेब का उत्पादन लिया, गन्ने की लागत उसी से निकल आएगा। ऐसा कार्य हर एक किसान को करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमको दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, अनाज तो सब उत्पादन करते हैं गेहूं का। इसलिए हम अगर उन चीजों पे ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में दलहन का बाहर से आयात करना पड़ता है। अगर वो पैसा हम अपने ही यहाँ रखें तो यहाँ का विकास होगा। इसलिए इन चीजों को भी ध्यान में रखें। आने वाले समय में नैनो बेस्ड फर्टिलाइजर, नैनो फास्फोरस, नैनो पोटास, नैनो सल्फर, नैनो जिंक आने वाले। अगर आप इसको अपनी खेती में गन्ना हो, धान हो, गेहूं प्रयोग करिएगा, केवल वही जब वानस्पतिक भाग हीलिंग स्टेज है उसके बाद प्रयोग करते हैं। जब यूरिया देते वैसे न दे, पहला दूसरा उससे दे दे, बाद में इससे पूर्ति करेगा। नैनो से नैनो ले, सागरिका और 052 मिलाकर दे दे तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमारे किसान भाई ज्यादातर ये कहते हैं कि इसको डालने से रंग नहीं आता, आप रंग के लिए खेती हो करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि भाई इसका भी काला रंग हो जाए तो गोरे को काला किया जा सकता, या गोरे काले को गोरा नहीं कर सकते, ऐसी काले को वो नहीं किया जा सकता। हमें तो उत्पादन लेना उस समय के लिए हो सकती है इसकी लागत, फिर वो अपनी स्थिति में आएगा। तो इसीलिए रंग पे न जाए, इन चीजों का आप प्रयोग अवश्य करिए। अच्छी चीजें गलत नहीं है, रिजल्ट मिलेगा। इसको साल्विका को मिला के डालिए तब बढ़िया मिलेगा। एक हमारी समिति से वो मिलता है कंसोर्टिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तीनों बैक्टीरिया उसमें। हमारे किसान भाई पेड़ी में वो डालते हैं एनपीके या कोई डीएपी डालते हैं। तो ये इतना अच्छा है कंसोर्टिया, जो आपने फास्फोरस पोटाश प्रयोग किया। फास्फोरस कितना देता है पौधा? 30 से 32%, बाकी कहीं नहीं जाता, जमीन में फिक्स हो जाता है। ऐसी पोटाश है, अगर आप इसको डाल दें 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बार में प्रयोग करें तो वो जमीन में जो फिक्स है ना उसे घोलकर पौधों को उपलब्ध कराएगा, अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। आपका खर्चा भी कम है, ज्यादा महंगा नहीं है। इन्हें आप लोग ऐसी चीजों को अगर प्रयोग करते हैं तो आपकी लागत भी कम आएगी और मिट्टी की दशा भी खराब नहीं होगी और वातावरण भी इससे प्रभावित नहीं होने का। केवल यही ऐसी जागरूकता के लिए बहुत सारी चीजें, ये इफ्को का कोई ऐसी कंपनी नहीं है। अब तो आने वाले समय में आप लोग देखेंगे, अब जो यूरिया का बैग भी मिलेगा ना, ऐसे नहीं मिलेगा कि इफ्को, किरप्को, उत्तम, भारत यूरिया एक ही नाम आएगा। भारत यूरिया मैन्युफैक्चरर अलग अलग होंगे, वो छोटा लिखा होगा। अब एक ही वो कर दिया सबका, तो आने वाले दिन 1 सितंबर से वो लागू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।